मैथमेटिक्स का, इस पर अपन चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है, एकदम मस्ती के साथ टॉपिक है दोस्तों। यहां से प्रश्न कैसा आएगा, कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इन सब चीज पर चर्चा करेंगे। उससे पहले दिमाग में एक ही प्रश्न आपके आ रहा होगा, सेट्स क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय क्या होता है या सेट्स क्या होता है। इस विषय पर अपन चर्चा करते हैं और बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। बिल्कुल सब कुछ एकदम मस्ती के साथ दोस्तों अपन को पढ़ना है, जोश के साथ, जुनून के साथ। तो सबसे पहले सेट्स पर अपन चर्चा कर रहे हैं, समुच्चय पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो मन में एक ख्याल आता है, समुच्चय होता क्या है, क्या होता है सेट्स। दोस्तों अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। समुच्चय किसे कहा जाता है, अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। तो यहां से अगर इसका मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, इस चीज को दिमाग में बैठाइएगा। अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को, अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहा जाता है, को ही समुच्चय कहा जाता है। अब आपके दिमाग में एक ख्याल चल रहा होगा, सर सुपरिभाषित क्या होता है और समुच्चय क्या होता है, सुपरिभाषित क्या होता है, संग्रह क्या होता है, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे यहां से। यानी कि एलिमेंट्स को वेल डिफाइन करने की जो टेक्निक्स है, दैट इज कॉल्ड सेट्स। सुपरिभाषित क्या है, संग्रह क्या है। जी हां, मैथमेटिक्स की शुरुआत है ये, बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है दोस्तों। एलिमेंट्स को सुपरिभाषित करने का तरीका क्या है, एलिमेंट्स को वेल डिफाइन करने की प्रोसेस क्या है, वो चीज है सेट्स। क्या होता है वेल डिफाइंड टेक्निक्स, उस पर अपन चर्चा यहां से करते हैं। यानी कि दोस्तों मान लो एलिमेंट्स क्या होते हैं, अवयव। एलिमेंट्स क्या है, अवयव है। यानी कि ये जो पेन है किन किन चीजों से मिलकर बना है, ये ऊपर का कवर्ड हो गया, इसका कैप हो गया, ये सारे एलिमेंट्स हैं, अवयव है। अब इनको वेल डिफाइन कैसे करेंगे, ये जो प्रोसेस है ना, वही सेट्स है। अब इसको वेल डिफाइन करने के लिए जो आए, सबसे पहले अपन को टू टेक्निक्स हैं इसको वेल डिफाइन करने की। इसको परिभाषित करने की कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। इसको डिफाइन करने के लिए दो प्रकार की टेक्निक्स अपने पास हैं, दो प्रकार की विधियां अपने पास हैं। कौन कौन सी विधियां हैं, जरा उनके बारे में चर्चा करेंगे। जी हां, समुच्चय को लिखने की, समुच्चय को निर्माण की दो विधियां हैं। सबसे पहली टेक्निक्स अपने पास है, बिल्कुल चार्ट याद रहना चाहिए आपको। दो प्रकार की टेक्निक्स अपने पास मिलती हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स है, सबसे पहली एक तो विधि है अपने पास रोस्टर मेथड। कौन सा मेथड है, रोस्टर मेथड, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि होती है एक तो समुच्चय की, और एक होती है समुच्चय निर्माण विधि। कौन सी, समुच्चय निर्माण विधि। सेट्स बिल्डिंग फॉर्म एंड रोस्टर टेक्निक्स, समुच्चय निर्माण विधि। सेट्स बिल्डिंग फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, दो प्रकार की अपने यहां टेक्निक्स हैं अवयवों को लिखने की, सुपरिभाषित तरीके से प्रदर्शित करने की। सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, रोस्टर विधि के बारे में। सबसे पहले कौन सी टेक्निक्स के बारे में चर्चा करते हैं, रोस्टर विधि। अब रोस्टर क्या है, रोस्टर व्यक्तियों एक नाम है किसी व्यक्ति का, रोस्टर विधि। क्या हुआ दोस्तों, एक बार की घटना सुनाता हूं आपको, ये सच्ची घटना है, ठीक है, कोई मजाक नहीं समझेगा इस घटना को, बिल्कुल सच्ची घटना है, बहुत ही सच्ची घटना है। एकदम मस्ती के साथ बात को समझेंगे
और समझते हुए चलेंगे। एक बार की बात थी, मैं यूं ही रोड पर चलता हुआ जा रहा था और यूं ही मैं चलो बाइक से जा रहा था चलते हुए, रोड पर मुझे एक साइड में ही झाड़ियों में एक व्यक्ति मिला पड़ा हुआ। बहुत ही हालत खराब थी उस व्यक्ति की। मैंने उससे पूछा, मैं एकदम गाड़ी रोकी और मेरी अंदर की मानवता जागी और मैंने गाड़ी को लगाया साइड में। मैंने पूछा, आप कौन? और मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी हालत में था तो मैंने कहा, आपको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। उसने कहा, नहीं 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 नहीं, आप रुको। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, आप कौन? उसने कहा, मैं हूं रोस्टर। मैं हूं कौन? रोस्टर। मैंने कहा, एकदम सोचा, मैंने कहा, भाई रोस्टर, चलो। मैंने कहा, सुना है आपके बारे में रोस्टर जी, आप मैथमेटिक्स के व्यक्ति हो। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो? मैंने कहा, मैं ही मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, मेरा नाम रविकांत है। तो हमारी और रोस्टर की मुलाकात हुई। मैंने कहा, महाराज रोस्टर जल्दी चलिएगा, आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा हमें। तो उसने कहा, नहीं 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 नहीं, अब नहीं बच सकता मैं, और मेरा बिल्कुल अंतिम समय है, और बिल्कुल अंतिम समय है। मैंने कहा, नहीं भाई चलिएगा। नहीं, उन्होंने कहा कि आप मेरी ये दो बातें बच्चों तक पहुंचाइएगा, उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइएगा। कभी भी जब समुच्चय पढ़ाया जाए, कभी भी समुच्चय पढ़ाया जाए, तो मेरी ये दो बातें विद्यार्थी को हमेशा जीवन में याद रखनी पड़ेंगी, और याद नहीं रखेगी तो मेरी आत्मा जीवन भर उसको सताएगी। क्वेश्चन 100% गलत होगा। मैंने कहा, भाई ऐसा नहीं हो, ये खत्म हो जाए उससे पहले जल्दी से भाई तू बता वो दो बातें कौन सी हैं। अब मैं उससे वादा किया, तो क्या दो रोस्टर के दो वादे, रोस्टर ने कितने वादे दिए? दो वादे मैं करके आया हूं रोस्टर से। वो दो बातें मैंने रोस्टर ने मुझको बताई है। क्या आप उन वादों को जानने के लिए तैयार हैं? और नहीं, आपने बात नहीं मानी तो ध्यान रखना, आपको भी उसकी आत्मा सताएगी रोस्टर की। तो रोस्टर का सबसे पहला वादा, रोस्टर ने कहा, अवयवों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। रिपीटेशन इज डोंट अलाउ। रिपीटेशन इज डोंट अलाउ। जब भी समुच्चय लिखा जाएगा तो अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। मैंने कहा, एक मिनट रुक लो, पेन कॉपी लेकर के लिख लेता हूं, कहीं भूल जाए, बाद में कहीं परेशानी हो जाए। सबसे पहला वादा, अवयवों की पुनरावृत्ति संभव नहीं होगी। रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। अवयवों की पुनरावृत्ति संभव नहीं होगी। पुनरावृत्ति संभव नहीं है। अवयवों की पुनरावृत्ति संभव नहीं होगी। मैंने कहा, महाराज जल्दी से दूसरी बात बताओ, आप कहीं फिर चले जाओ, अंतर ध्यान हो जाओ। तो उन्होंने जैसे ही दूसरी बात कही, तो दूसरी बात क्या बोली कि प्रत्येक अवयव को महिला कोष्ठक के अंदर कोमा लगा लगा करके लिखा जाएगा। प्रत्येक अवयव को महिला कोष्ठक के अंदर क्या किया जाएगा? प्रत्येक अवयव को महिला कोष्ठक के अंदर कोमा लगा लगा करके लिखा जाएगा। अब गुरुजी, महिला कोष्ठक क्या होता है? महिला कोष्ठक नहीं है ये, महिला नहीं है, मजला है, मजला। इसको बोलते हैं मजला कोष्ठक। कौन सा? मजला। यह है मजला कोष्ठक। कौन सा कोष्ठक है ये? मजला कोष्ठक। ये लो भाई, मजला कोष्ठक। प्रत्येक अवयव को मजला कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा लगा करके लिखा जाएगा। लिख लेते हैं यहां पर, प्रत्येक अवयव को मजला कोष्ठक के अंदर, मजला कोष्ठक के अंदर कोमा जानते हो ना कोमा क्या होता है? इसे कहते हैं कोमा। लगा लगा कर, कोमा लगा लगा कर प्रत्येक अवयव को महिला कोष्ठक के अंदर कोमा लगा लगा कर रखा जाएगा। Every element separate with a comma in a curly bracket। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? कर्ली ब्रैकेट। रोस्टर टेक्निक्स है, जो रोस्टर टेक्निक्स में सबसे पहले एलिमेंट्स रिपीटेशन इज डोंट अलाउ। एलिमेंट का रिपीटेशन होना अलाउ ही नहीं है। रिपीटेशन इज डोंट अलाउ। पहली बात इंग्लिश में बोली, रोस्टर है भाई, तो इंग्लिश में बोलेगा वो, तो हिंदी में तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति संभव नहीं होगी। रोस्टर के कितने वादे? रोस्टर के दो वादे। सबसे पहला वादा, अवयव की पुनरावृत्ति संभव नहीं होगी। रोस्टर का दूसरा वादा, प्रत्येक अवयव को कोमा लगा लगा करके महिला कोष्ठक के अंदर रखा
जावेगा। अभी तक क्या सीखा? अभी तक मैंने यही सीखा कि सर जी सबसे पहले समुच्चय क्या होता है, अवयवों को सुपरिभाषित करने की प्रक्रिया को ही, टेक्निक्स को ही समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को लिखने की दो विधियां हैं, सबसे पहली रोस्टर विधि, दूसरी समुच्चय निर्माण विधि, सेट्स बिल्डिंग फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। रोस्टर मिला, रोस्टर के कितने वादे? दो वादे। सबसे पहला, अवयव की पुनरावृत्ति संभव नहीं होगी। दूसरी बात क्या? प्रत्येक अवयव को कोमा लगा लगा करके महिला कोष्ठक के अंदर रखा जाएगा। सर जी घटनाएं सुनने में अच्छी लग रही हैं पर सच्ची नहीं लग रही हैं, आनंद का भाव पैदा नहीं हो रहा है। प्रश्न कैसा होगा, कैसे सॉल्व होगा, बड़ा ही विचित्र सा लग रहा है। हालांकि कहानियां मुझे सब याद हो गई है, बात मुझे याद हो गई है, पर अब प्रश्न कैसा होगा और कैसे हल होगा, इसके मन में कौतूहल चल रहा है इस पर। चलिएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। एक चटनी लेते हैं और प्रश्न भी आसान लगने लगेगा, दुनिया अपनी लगने लगेगी। देखिएगा कैसे। एक एग्जाम्पल लेता हूं और शुरुआत में हमेशा अपने नाम से ही करता हूं। जब से मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया है तब से और आज तक, RAVIKANT, रविकांत SHARMA, और इज्जत अपने हाथ में, इसलिए जी भी लगा लेता हूं। तो रविकांत शर्मा जी को रोस्टर रूप में लिखना है, को रोस्टर रूप में लिखो। लो भैया, रोस्टर रूप में। अरे कोई यूं ना सोचे सर जी ने अपना नाम ही लिख दिया है। हाँ, मैंने अपना नाम ही लिखा है और खूब जानबूझ कर लिखा है। किसी को चिड़न लग रही है, किसी को परेशानी है, तो वो अपना नाम भी लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रविकांत शर्मा जी को रोस्टर रूप में लिखो, रोस्टर रूप में लिखो। चलो अभी लिख देते हैं। ये तो प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन है, इसको रोस्टर रूप में कन्वर्ट करना है। चलिएगा भाई, रोस्टर रूप में लिखते हैं। R, A, V, I, K, A आएगा क्या? अरे ए आएगा क्या? अरे महिला कोष्टक के अंदर कोमा लगा लगा करके एलिमेंट्स को सेपरेट करना है। R, A, B, I, K, ए दोबारा आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अवयव की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। ये सभी अवयव हैं और इन अवयवों से मिलकर के बना है रविकांत शर्मा जी। तो RAVIKA सर जी दोबारा नहीं आएगा। अगर दो दोबारा लिख दिया तो मैंने रोस्टर की आत्मा मुझे सताएगी, क्योंकि रोस्टर ने कहा था किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। तो यहां से ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, एन आ गया। टी आएगा क्या? बिल्कुल आएगा गुरुजी। नहीं आया। एस आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। एच आएगा क्या? बिल्कुल आएगा सर जी। ए आएगा क्या? नहीं आएगा गुरुजी, आ तो गया। आर नहीं आएगा गुरुजी, आ तो गया। एम आएगा, बिल्कुल। ये लो। ए आएगा? नहीं आएगा गुरुजी, आ तो गया। जे बिल्कुल आएगा। आई आएगा कि कितनी बार समझाऊं? नहीं आएगा सर जी, पढ़ा तो है। चलो भाई ठीक है, नहीं आएगा, बहस क्यों कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बात आपके समझ में आ गई होगी, अब आनंद आ गया होगा, अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, गुरुजी एक प्रश्न मुझको दे दो, एक प्रश्न मुझको दे दो। आपकी बाजुएं पड़क रही होंगी, सर जी इस बार नहीं छोड़ूंगा प्रश्न को। चलो, INDIAN, इंडियन, इंडियन शब्द को रोस्टर रूप में लिखो। इंडियन शब्द को रोस्टर रूप में लिखो, रोस्टर रूप में लिखो। इंडियन शब्द को रोस्टर रूप में लिखना है। चलो भाई, इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। क्या होगा रोस्टर रूप इसका? सर जी I, N, D, I आएगा क्या? नहीं आएगा सर जी, I तो आ गया है। AN आएगा क्या? नहीं आएगा। चलो, ये हो गया कौन सा रूप इसका? रोस्टर रूप हो गया है। तो दोस्तों एक बात आपकी समझ में आ गई होगी, ये अवयव हैं, इनको बार बार कितनी बार पुनरावृत्ति करने से कुछ नहीं होने वाला है। इनको आपस में कहीं भी घुमा सकते हो, DAND एक ही बात है। ये अवयव हैं, अवयवों का सुपरिभाषित तरीका है कि एलिमेंट्स को क्या नहीं किया जाएगा, रिपीट नहीं किया जाएगा। मान लो आपके पापा जी जाते हैं बाजार, मार्केट को गए, तो आपको मंगवाने हैं उनसे 5 साबुन। कैसे मंगवाते हो? ये 5 साबुन ले आना पापा जी कहते हो, या यूं कहते हो पापा जी साबुन 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 ले आना है?
कि 2.5 किलो चीनी, पापा जी चीनी चीनी और आधा चीनी ले आना, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना। तो अवयव को एक बार ही बोला जाता है। अवयव को कितनी बार बोलते हैं? एक बार बोलते हैं। बड़ा गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5 लीटर तेल माना, पापा जी तेल 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 ले आना, थप्पड़ नहीं पड़ जाए गाल पे? क्या बार बार लाइन लगा रखी है एक ही चीज को? अवयव की पुनरावृत्ति क्यों कर रहा है? रोस्टर की आत्मा तुझे सताएगी, थप्पड़ लगेगा, फिर गाल भी तुमको सताएगा, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, अब ये जानते हैं क्योंकि अवयव की पुनरावृत्ति संभव नहीं होगी और प्रत्येक अवयव को महिला कोष्ठक के अंदर कोमा लगा लगा करके रखा जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, यही है रोस्टर टेक्निक, यही है रोस्टर विधि। एक क्वेश्चन और करना चाहते हो? बिल्कुल कीजिएगा, मुझे क्या दिक्कत आ रही है भाई। ये लो एक प्रश्न और ले लो, चलो अभ्यास करोगे, अच्छा एक नई नई निपुणता आएगी। RAJASTHAN, कौन सा थान? राजस्थान। शब्द को रोस्टर रूप में लिखो। शब्द को कौन से रूप में? रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखो। चलो भाई, रोस्टर रूप में लिखना है। कहीं किसी प्रकार की परेशानी का भाव नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा रोस्टर रूप में? R, A, J, A दोबारा आएगा क्या? नहीं आएगा। S, T, H आएगा क्या? बिल्कुल सर जी। A आएगा क्या? नहीं आएगा। N आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से आनंद का भाव आ रहा होगा। एक एक चीज को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सर जी बिल्कुल आसान सी बात है कि अवयव की पुनरावृत्ति करनी नहीं है और प्रत्येक अवयव को महिला कोष्ठक के अंदर कोमा लगा लगा करके लिखना है। बिल्कुल आसान सी बात है, कहीं किसी प्रकार की परेशानी का भाव नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। ये आपके मन में विचार आ रहा होगा। और अगले बार चलते हैं और कहां? समुच्चय निर्माण विधि के ऊपर चर्चा करते हैं। नंबर दो कौन सी टेक्निक आती है? समुच्चय निर्माण विधि। सेट्स बिल्डिंग फॉर्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। चलिएगा भाई, समुच्चय निर्माण विधि में क्या करना है ध्यान से देखेंगे। देखो दोस्तों, समुच्चय निर्माण विधि के अंतर्गत एक विशेष तर्क को लिखा जाता है। जी हां, एक विशेष लॉजिक को लिखा जाता है। समुच्चय निर्माण विधि के अंतर्गत एक विशेष तर्क को लिखा जाता है। तो यहां लिख देता हूं, पहले इस बात को पक्का कर लेते हैं। इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत एक विशेष तर्क को लिखा जाता है। एक विशेष लॉजिक को लिखा जाएगा। इस विधि के अंतर्गत एक विशेष लॉजिक होगा और उस लॉजिक को लिखा जाएगा। अब सर जी लॉजिक कैसा होगा? उसके लिए आपकी आंखें खुली हुई होनी चाहिए। बताऊंगा मैं अभी कैसा लॉजिक होगा, क्या होगा, बाद में चर्चा करेंगे। सबसे उससे पहले आपको पता होना चाहिए, नई चीज सिखा रहा हूं, ये दो बिंदी कहीं भी आपको दिख जाए, ये दो बिंदी या फिर ये वाली एक लाइन मिल जाए, इनको इंग्लिश वाले पता क्या कहते हैं? बड़े प्रेम से बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। इंग्लिश में बोलते हैं सच दैट। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको पता है? इस प्रकार। क्या बोला जाता है? इस प्रकार। ये दो लाइन का मतलब होता है सच दैट, जिसको कहते हैं इस प्रकार। कौन सा प्रकार? इस प्रकार। कीमती चीजें हमेशा बक्से में रख देनी चाहिए। बिल्कुल, कीमती चीजें बक्से में। बक्से में कोई जूते चप्पल थोड़ी रखते हो तुम, क्या रखते हो? कीमती चीजें रखते हो। अभी आग लग जाए, कोई समस्या आ जाए तो बक्सा लेके भाग जाओ, चोर आ जाएगा तो कीमती चीजें लेके भाग जाए, इसीलिए तो रखते हो ना बक्से में। ये आ गया सच दैट।
दो बिंदी या ऐसा स्लैश दिखता है तो इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है सच दैट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सच दैट, इसको कहते हैं इस प्रकार। यानी कि मैं कहूं कि एक्स सच दैट, इसका मतलब क्या है, देखना मजा आ जाएगा तुमको। लाइन लिख रहा हूं, बड़ी छोटी सी एक एग्जांपल लिख रहा हूं। एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 5 और यहां से लेस देन इक्वल 3। जो x का मान है वो 3 या 3 से बड़ा है और 5 या 5 से छोटा है, 5 या 5 से छोटा है, और x बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्या है, कैपिटल N, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में से है। तो यहां से अपन देखना चाहें तो a बराबर क्या मिलने वाला है, 3, 4, 5। यानी क्या होगा, 3 से तो बड़ी संख्या होनी चाहिए। संख्या कैसी होनी चाहिए, 3 से तो बड़ी होनी, 5 से तो 3 से तो बड़ी होनी चाहिए, 5 या 5 से छोटी होनी चाहिए। संख्या 3 या 3 से तो कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, 5 या 5 से कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, यही होगा ना। अरे यही होगा कि नहीं होगा, जी हाँ गुरुजी, यही यहां से अपने को प्राप्त होगा। तो दोस्तों एक विशेष तर्क को लिखा जाएगा। अब आपको सबसे पहले संख्या का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। संख्या के ज्ञान हालांकि आप लोगों को होगा, आप लोग पढ़ के आए हो, अच्छा आप लोगों ने मेहनत की है। फिर भी अपन जब जीरो पढ़ रहे हैं, वोकेबुलरी देख रहे हैं, शब्दकोश देख रहे हैं, तो उससे पहले अपने को एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। आप लोग जानते होंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, आप लोगों को परिचय होगा। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं कि गुरुजी, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, ये लो भाई, यहां से अपने लिया प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर जो अपन बोलते हैं, कहां से शुरू होती हैं, 1, 2, 3 इस प्रकार से चलेंगी। नेचुरल नंबर हो गया, ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अगर प्राकृतिक संख्याओं में इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो मिल जाए, क्या मिल जाए, जीरो और ऐड हो जाए, तो क्या मिल जाएगा अपने को, पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। पूर्ण संख्या जेड, तो पूर्ण संख्याओं में क्या होगा, जेड इज इंटीजर नंबर, होल नंबर डब्ल्यू। तो पूर्ण संख्याओं में क्या मिलेगा अपने को, एक जीरो और ऐड हो जाएगी, 0, 1, 2, 3। फिर क्या मिल जाएगा अपने को, अगर इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव मिल जाए इंटीजर नंबर, तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या होगा, पूर्णांक संख्याएं। क्या होगा, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में क्या मिलने वाला है भाई, पूर्णांक संख्याओं में नेगेटिव, पूर्णांक संख्याओं में क्या मिलने वाला है, नेगेटिव इनफाइनाइट से -1, 0, प्लस का 1, ऐसे ही चलता रहेगा। पूर्णांक संख्याओं के बाद आती है अपने पास पूर्णांक संख्याएं हो गई। पूर्णांक संख्याओं के बाद आती है परिमेय संख्या। कौन सी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं में क्या होता है, परिमेय ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0। संख्याएं पॉइंटों में भी हो सकती हैं। पूर्णांक परिमेय हो गई। परिमेयों के बाद एक कौन सी संख्याएं आती हैं अपने पास, अपरिमेय संख्या मिलती है। कौन सी मिलती है, अपरिमेय संख्या। ये आ गई अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। √3 हो गए, √5 हो गया, एटसेट्रा, ये सब रूट की संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या अगर दोनों को मिलाया जाए तो अपने को मिलते हैं दोस्तों रियल नंबर। देखना ये मैथमेटिक्स की बहुत ही काम की चीजें हैं, इनको थोड़ा ध्यान से अभी से देखते हुए चलेंगे तो अच्छा लगेगा। हालांकि आप लोगों ने इस सबको पढ़ा हुआ है,
ये आ गई पूरी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जिनको बोलते हैं अपन रियल नंबर। परमेय और अपरमेय दोनों से मिलकर बनती हैं वास्तविक संख्याएं। दोस्तों वास्तविक संख्याओं के जो वास्तविक नहीं है संख्या, जो संख्या वास्तविक नहीं है उसको बोलते हैं अपन काल्पनिक संख्या। ये हो गई काल्पनिक नंबर। और वास्तविक और काल्पनिक दोनों से मिलकर जो बनता है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत शानदार एकदम देसी चार्ट बनाया है, एकदम देसी घी है ये, शुद्ध एकदम मेवा मिश्री है, शुद्ध मेवा मिश्री, और ये कहलाता है सम्मिश्र संख्या। जी हां, आपके यहां चैप्टर दे रखा है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर नंबर, होल नंबर, एंड देन दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये पूरा की पूरा दोस्तों एक शानदार संख्या परिवार है पूरा। आपको लग रहा होगा ये एकदम ऐसा सौर परिवार सा लग रहा है, गुरुजी सौर मंडल सा लग रहा है, नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ये बार बार आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। जेड क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूरा वोकेबलरी है ये शब्दकोश है। ये बेसिक पढ़ रहे हैं अपन मैथमेटिक्स का, और बेसिक में ये आना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। मस्ती के साथ आप बात को देखिएगा। जी हां दोस्तों, आनंद के साथ एक एक चीज को देखते हुए चलिएगा। अब आपसे कोई कहे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स प्राकृतिक संख्या है, एक्स क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो अब इस यहां से अपने को लॉजिक मिल गया, एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स प्राकृतिक संख्या है, तो मैं इसको कौन से रूप में लिख सकता हूं, इसको रोस्टर रूप में लिख सकता हूं। आपके मन में विचार आ गया होगा, सर जी जब प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है तो इसका मतलब समुच्चय ए के अंदर कौन कौन से अवयव हैं, 1 2 3 4 5 2 है। अब यहां पर आपसे कोई पूछा जाए क्या -1 इसका अवयव है क्या, अरे -1 इसका अवयव है क्या, तो मन में एक ही विचार आ रहा होगा कि नहीं सर, -1 इसका अवयव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ए का अवयव -1? इसलिए नहीं होगा सर जी, आप खुद कह रहे हो ये तो प्राकृतिक संख्या है, और जबकि प्राकृतिक संख्याओं में क्या आता है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से ही प्रारंभ होती हैं। तो यहां से लॉजिक मिला अपने को, एक नया तर्क मिला, और तर्क क्या लिखा मैंने, एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। यहां से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। बिल्कुल आसानी से आप बात को समझे होंगे। एक प्रश्न और लिख रहा हूं, चलो, एक्स सच दैट एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, इसका मतलब हो गया सर जी, बी क्या रहा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या क्या होता है स्वर अक्षरों में, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, ए ई आई ओ यू अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर हैं। तो यही कहलाता है इसका क्या, ए ई आई ओ यू। यहां से एक विशेष तर्क मिला, और तर्क क्या कह रहा है, तर्क कह रहा है ये कौन है, ए ई आई ओ यू, ये तो गुरुजी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं। तो यहां से अपने को आसानी से पता लगा लिया, ये इसका एक विशेष तर्क यहां पर अपने को मिल गया। बिल्कुल आराम से आप बात को समझ गए होंगे, कहीं किसी प्रकार की परेशानी का भाव पैदा नहीं हो रहा होगा। आगे चलते हैं और एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। चलो, ए इज इक्वल टू, मान लो अपने को दोस्तों दे रखा है 2 और दे रखा है यहां से 2 6 18, 2 6 18 दे रखा है, और यहां पर दे रखा है 2 6 18, चलो 54 और दे रखा है, ये दे रखा है। अब अपने को ये दिया हुआ है और अपने से पूछ रहा है कि इसको किसमें, समुच्चय निर्माण विधि में कन्वर्ट करना है।
तो x सच दैट x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो ये क्या है, 2 2 2, इसमें कितने का गुणा होता हुआ चल रहा है, 3 का गुणा होता हुआ चल रहा है। तो यानी कि क्या लिखना पड़ेगा, क्या क्या लिखना पड़ेगा यहां से, x इज इक्वल टू ये है, ये है, ये है, ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। ये कौन सी श्रेणी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। जब समय आएगा तो आप गुणोत्तर श्रेणी बताई जाएगी। ए क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 2 हो गया, आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, और इसके एनवा पद क्या होता है, ए आर एन माइनस 1, ए इंटू आर एन माइनस 1 होता है यहां से। तो इसमें एन का पद कितना होगा, चलिएगा छोड़ो इसको एक बार, आप लोग अभी गुणोत्तर श्रेणी के बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक इसको नहीं समझोगे। 2 4 2 4 6 8, इसको यूं ही रहने दो। चलो x इज इक्वल टू यहां पर क्या हो रहा है, इसमें 2 का गुणा, 2 2 2 2 2 4 2 3 6 2n हो गया, जहां जहां n क्या है, n बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर के 4 तक। जो ही 2 एकम 2 रखा तो 2 मिल गया, जो ही 2 रखा तो 4, 3 रखा n का मान तो 6, और 4 रखा तो 8 अपने को यहां से प्राप्त हो गया है। चलिएगा एक और लिख रहा हूं, b इज इक्वल टू, प्रश्न एकदम सही आना चाहिए, जवाब एकदम सही मिलना चाहिए, ध्यान रखना। 3 9 27 81, चलो फटाफट जवाब दीजिएगा। प्रश्न का वो जवाब 1 मिनट आपका निकलना चाहिए, और आपका समय, चलो समय देता हूं आपको, टाइम लगाता हूं आपको। चलो 1 मिनट आपका समय प्रारंभ होता है अब, और जल्दी से इसका जवाब आना चाहिए। 1 मिनट का समय है क्योंकि अभी शुरुआत है इसलिए। रुक जाइएगा भाई, रुक जाइएगा, रुक जाइएगा। प्रत्येक विद्यार्थी ने आंसर निकाल लिया होगा इसका। क्या आंसर आ रहा है यहां से देखो, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, x सच दैट, चलो ये वाला निशान लगा रहा हूं, x क्या है आपको दिख रहा होगा। क्या यहां 3 इंटू एन लिख सकता हूं क्या, क्यों, 3 इंटू 1 रखूंगा 3 आएगा, 3 इंटू 2 रखूंगा तो 6 आएगा, 6 है क्या, नहीं है। 3 की पावर में 2 लिखता हूं तो 9 आता है, तो 3 की पावर n, देखो 3 की घात 1 3, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, और जहां n क्या है, n सर जी 1 से लेकर के 4 तक चल रहा है। 3 की घात 4 कितना हो गया, 81 हो गया। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक विशेष तर्क को पकड़ना है, एक विशेष तर्क को देखना है, और केवल उसी अनुसार प्रश्न को सॉल्व करना है। तर्क को देखना पड़ेगा, इसके अंदर एक विशेष तर्क को लिखा जाता है। मान लो c इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1 4 9 2 2 2 1 6 9, तो अब इसमें आपको तर्क लगाना पड़ेगा, एक विशेष तर्क सोचना पड़ेगा, ऐसा क्या हो रखा है। आपको देखना चाहिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, और ऐसे 13 का 169, यानी कि c इज इक्वल टू क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर है, जहां n कहां से कहां तक चल रहा है, n सर जी चल रहा है 13 तक, और 1 से लेकर के। तो ये लॉजिक था, एक विशेष लॉजिक को हमने लिख दिया, और आराम से बात क्लियर हो गई, यहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। तो बिल्कुल क्लियर कहानी है। अब मैं आपसे कहूं, एक बहुत शानदार लॉजिक लिखा मैंने, और मुझे मजा आ जाएगा आप लोगों को देख करके। लॉजिक क्या कह रहा है, ध्यान से बात को सुनिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक
x हमारे आपके गांव के मजा आ जाएगा, आपके गांव के 5 बुद्धिमान व्यक्ति बताओ। 5 बुद्धिमान व्यक्ति, 5 बुद्धिमान व्यक्ति बताने हैं। क्या आप अपने गांव में से 5 बुद्धिमान व्यक्ति बता सकते हो? क्या ये 5 बुद्धिमान व्यक्ति हैं? सोचो, अगर आपसे मान लो 5 लोग हैं और 5 से बुद्धिमान व्यक्ति पूछा जाए तो हर एक व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति को बुद्धिमान बताएगा। हकीकत है ये। किसी की नजर में और आपस में झगड़ जाओगे, वो बुद्धिमान काई का है, वो थोड़ी बुद्धिमान। बुद्धिमान तो वो है, वो कहेगा नहीं बुद्धिमान वो है, वो कहेगा नहीं बुद्धिमान मैं हूं, नहीं वो कहेगा बुद्धिमान तू। तो बुद्धिमानता, प्रतिभाशाली, मैं आपसे यहां कहूं कि 5 प्रतिभाशाली व्यक्ति बताइए कौन कौन से आपके गांव के। 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बताइए, 5 सर्वश्रेष्ठ चालाक बताइएगा, 5 सर्वश्रेष्ठ गमार बताइएगा। तो इन सब में सभी का आकलन अलग अलग रहेगा, तो इनका कोई औचित्य नहीं है। जी हां, इनका कोई औचित्य नहीं है। अब सर जी हमें कैसे पता लगेगा इसका औचित्य है और इसका औचित्य नहीं है? औचित्य तब पता लगेगा और औचित्य जब नहीं होगा जब आप ये सोचो कि मैं इसका जवाब ये दे रहा हूं तो क्या जरूरी है मेरा दोस्त भी इसका जवाब यही देगा? जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपसे क्वेश्चन लिखा हुआ था, यहां पर देखो, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर। और अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर AEIOU चाहे तो मुझसे पूछो, चाहे अपने दोस्त से पूछो, चाहे किसी और से पूछो, तो AEIOU ही रहेंगे। यानी कि इस प्रश्न का औचित्य है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर। यदि डियर रामलाल से पूछा जाएगा तब भी जवाब वही देगा, रामलली भी जवाब यही देगी, चुन्नू भी यही देगा, मुन्नू भी यही देगा, टुन्नू भी वही जवाब देगा, और यही जवाब रविकांत देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो AEIOU कैसे अक्षर है? इसका स्वर अक्षरों है, इस समुच्चय का औचित्य है। अगर आपसे कहा गया बुद्धिमान व्यक्ति, कहा गया बुद्धिमान व्यक्ति, तो ये इसकी नजर में, रामलाल की नजर में अलग बुद्धिमान होंगे। वो कोई अपने दोस्तों को बुद्धिमान बताएगा, रामलली अपनी सहेलियों को बुद्धिमान बताएगी। हर किसी के अलग अलग नजर में, प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग बुद्धिमान होंगे। बहुत से अपने पापा जी को बुद्धिमान बताएंगे, बहुत से अपनी मम्मी को बुद्धिमान बताएगी। अरे होते हैं कि नहीं होते? किसी घर में पापा जी बुद्धिमान होते हैं तो किसी की मम्मी बुद्धिमान होती है। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्तियों के अलग अलग बुद्धिमान रहेंगे, तो यहां से इस समुच्चय का औचित्य नहीं रहेगा। कभी जब प्रश्न आ जाता है निम्न में से कौन से समुच्चय का औचित्य नहीं है, समुच्चय का औचित्य नहीं है, तो समझना होगा आपको कि कौन से में विकल्प में अलग अलग आंसर आपको मिलने वाले हैं। कुछ और भी एग्जांपल दूंगा मैं यहां से। तो यहां से लिखेंगे नोट डी समुच्चय का औचित्य नहीं है, ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। डी का औचित्य नहीं है, डी का औचित्य नहीं है, औचित्य नहीं होगा, औचित्य नहीं होगा। औचित्य होने ना होने के लिए आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने कहा कि सबसे खतरनाक जानवर, सबसे खतरनाक जानवर कौन सा होगा? चलो यहां लिख देता हूं, E = X सच दैट X एक खतरनाक जानवर लिखने हैं। 5 खतरनाक जानवर लिखो। चलो 5 खतरनाक जानवर। अब खतरनाक जानवर कौन सा होता है, कौन बताएगा भाई? इस तो बड़ा गड़बड़ मामला है। 5 खतरनाक जानवर। किसी को सांप खतरनाक लगता है? जानवर है क्या सांप? कभी तो आप अखबार पढ़ते होंगे, इंसान ही बड़ा खतरनाक जानवर बन जाता है, बिल्कुल दरिंदा। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उसमें हाथी होंगे बड़ा खतरनाक। जानवर कोई भी हो सकता है खतरनाक। सभी का नजरों में अलग अलग भय पैदा होता है। किसी को कुत्ते से डर नहीं लगता, किसी के लिए कुत्ता बहुत खतरनाक चीज है। बहुतों को कहते हैं कि शेर के भी दांत गिन लिए थे भरत जी ने, तो उनके लिए तो शेर भी खतरनाक नहीं रहा। तो हर एक की नजर में अलग अलग खतरनाक रहेगा, तो इसका भी औचित्य नहीं होगा, ये औचित्यपूर्ण समुच्चय नहीं है। तो यहां से लिख देंगे ई का औचित्य नहीं है, ई का औचित्य नहीं है।
अगर आपसे कहा जाए औचित्य किसका है और औचित्य किसका नहीं है, तो आप समझ गए होंगे ई का औचित्य नहीं होगा। ई का औचित्य नहीं होगा। बिल्कुल आसान सी बात है, आराम से आप बात को समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल आराम से क्लियर कहानी है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बिल्कुल आसान सी चीज है। चलिएगा, अगर आपसे पूछा जाए आपकी कक्षा में पांच सर्वाधिक लंबे व्यक्ति बताइएगा। आपकी कक्षा में, मैं क्या कह रहा हूं, प्रश्न को ध्यान से सुनो। आपकी कक्षा में, आपकी क्लास में 5 सब सर्वाधिक लंबे व्यक्तियों के नाम बताइएगा। औचित्यपूर्ण है या अनौचित्यपूर्ण है? अगर आप इसको अनुचितपूर्ण कह रहे हो ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हो। अरे भाई 40 व्यक्ति हैं आपकी क्लास में, तो आप बता सकते हो ना क्लास में 5 सबसे लंबे लंबे कौन हैं, तो सबका जवाब एक ही आएगा ना। अगर चिंटू छोटा है तो चिंटू को कोई बड़ा थोड़ी कह देगा, पर चिंटू को बुद्धिमान बहुत से व्यक्ति कह सकते हैं। बहुत से व्यक्ति चिंटू को गधा भी कह सकते हैं कि चिंटू तो गधा है। जबकि एक अध्यापक आया, जैसे ही समझ में आया, मैं गणित पढ़ने आया, गणित में पता लगा, मैं गणित वाला टीचर कह के गया है चिंटू तो बिल्कुल गधा है, तुझको कुछ नहीं आता है। जबकि हिंदी वाली मैडम आई तो बोला अरे चिंटू तुझसे बढ़िया तो होशियार व्यक्ति ही नहीं है। चिंटू को गणित नहीं आती थी, पर लेकिन चिंटू को हिंदी आती थी। हिंदी वालों की नजर में चिंटू सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, जबकि गणित वाले की नजर में चिंटू सबसे गधा, निरा गधा व्यक्ति है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ किसी व्यक्ति के बुद्धिमान, परिचरण, प्रतिभा, इसके बारे में नहीं कह सकते, जबकि उसकी लंबाई का आकलन आसानी से किया जा सकता है। अगर चिंटू 2 फुट का ही है तो चिंटू को हिंदी वाली मैडम सबसे बड़ा नहीं कह सकती, और गणित वाला मास्टर इसको सबसे छोटा नहीं कह सकता, सबसे छोटा नहीं बता सकता। तो समझ गए होंगे आप लोग कि सबसे लंबा, सबसे छोटा, इन सब का आकलन किया जा सकता है, इनको औचित्यपूर्ण नहीं कह सकते। बिल्कुल, मैं आपसे कहूं कि सबसे भारतीय टीम के सबसे 5 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के नाम लिखो। चलो, भारतीय टीम के एक्स सच दैट, एक्स क्या है? एक्स सच दैट, एक्स भारतीय टीम के, भारतीय क्रिकेट टीम के, भारतीय क्रिकेट टीम के 5 प्रतिभाशाली खिलाड़ी लिखने हैं। अब प्रतिभाशाली खिलाड़ी कैसा होगा? अनौचित्यपूर्ण होगा। जब उनमें प्रतिभा ही नहीं होती तो वो क्यों भारतीय टीम में जाते? भाई सारे के सारे खिलाड़ी ही प्रतिभाशाली हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली कौन सा रहेगा? नहीं बता सकते। सबकी प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं, सबकी प्रतिभा का कभी आकलन नहीं किया जा सकता। समझ गए होंगे बात को, निश्चित रूप से आपकी बात समझ में आ गई होगी। बात को आगे बढ़ाता हूं दोस्तों, और अपन चर्चा करते हैं किस पर संबंध रखता है, बिलोंग्स टू के ऊपर आगे आते हैं। बिल्कुल, बिलोंग्स टू या संबंध रखता है। संबंध रखता है, बिलोंग्स टू या संबंध रखता है। इसको दोस्तों प्रदर्शित करते हैं, इसका सिंबल है बड़ा ही बढ़िया, ये रहा। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू, संबंध रखता है। क्या मतलब है इसका? संबंध रखता है। और संबंध नहीं रखता है, अगर आपको देखना है संबंध नहीं रखता है, संबंध नहीं रखता है, देखना है नॉट बिलोंग्स टू, संबंध नहीं रखता है। इसको प्रदर्शित करते हैं किससे? इसको प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, ये रहा, यह है संबंध नहीं रखता है, और यह है संबंध रखता है। अब क्या होता है, कौन संबंध रखता है, कौन संबंध नहीं रखता, इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। यदि कोई अवयव उस समुच्चय में उपस्थित हो, यदि कोई अवयव उस समुच्चय में
उपस्थित हो समुच्चय में उपस्थित हो तो वह अवयव उस समुच्चय से संबंध रखता है, संबंध रखता है। नोट क्या है यहां पर, विशेष नोट क्या है ध्यान रखने वाले? ध्यान रहे अवयव ही हमेशा संबंध रखते हैं, अवयव ही हमेशा संबंध रखते हैं। यानी कि एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स अवयव को बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स से हमेशा बिलोंग करेगा, दो समुच्चय आपस में संबंध नहीं रखते। अवयव ही, ध्यान रहे अवयव ही हमेशा संबंध, अवयव ही हमेशा समुच्चय से संबंध रखते हैं। चलो, अवयव ही हमेशा किससे? समुच्चय से संबंध रखते हैं, समुच्चय से। बताता हूं इस पूरे का मतलब। अवयव ही समुच्चय से संबंध रखते हैं। अब बात को समझिएगा। कोई भी अवयव यदि उसके अंदर उपस्थित है तो उससे अवयव संबंध रखेगा, और अवयव ही समुच्चय से संबंध रखेगा। दो समुच्चय भी आपस में एक दूसरे से संबंध नहीं रखेंगे, और दो अवयव भी एक दूसरे से आपस में संबंध नहीं रखेंगे। एक अवयव ही समुच्चय से क्या रखेगा? संबंध रखने वाला है। चलिएगा, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक चटनी के माध्यम से बात समझ में आ जाएगी। 1 2 3 4 5 आपसे यहां पूछा जाए क्या 5 बिलोंग करता है क्या ए से? क्या 5 एक में है? ये एडजेक्टिव अगर इसके अंदर है तो ये संबंध रखेगा। आपसे कहा जाए क्या ये 5 बिलोंग करता है क्या ए से? तो अब आपको देखना है कि 5 जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर है गुरुजी, ये तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये अवयव एडजेक्टिव इसके अंदर होना चाहिए था। क्या कर्ली ब्रैकेट में 5 इसके अंदर है क्या? नहीं है, इसका अवयव नहीं हुआ, ये समुच्चय हो गया, ये इसका उपसमुच्चय हो गया। यहां से ये इसके अंदर एडजेक्टिव है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब ये इससे संबंध नहीं रखेगा, ये इससे संबंध नहीं रखेगा। इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू। आपसे मैं बात करूं क्या 2 बिलोंग करेगा क्या 1 से? बिल्कुल करेगा सर जी। क्या ए बिलोंग करता है क्या 2 से? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? 2 ए से बिलोंग नहीं कर सकता, ये गलत बात है, साफ झूठ है ये। क्या होगा यहां पर? 2 बिलोंग करेगा किससे? 1 से। और क्या है? अगर अब मैं आपसे पूछूं क्या 1 से बिलोंग करता है क्या? बिलोंग्स टू ए है क्या? नहीं, सॉरी बॉस, आप बिलोंग नहीं करोगे, नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी बॉस। क्या आपसे मैं पूछूं 1 और 2 दोनों बिलोंग करते हैं क्या ए से? सॉरी बॉस, नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यानी कि केवल क्या होना चाहिए? अवयव ही बिलोंग करेगा। क्या? एक समुच्चय का अवयव ही क्या करेगा? बिलोंग करेगा। एक अवयव ही क्या करेगा यहां से, यानी कि ये पूरा की पूरा एडजेक्टिव इसके अंदर उपस्थित होना चाहिए, ये पूरा की पूरा इसके अंदर उपस्थित होना चाहिए। चलिएगा और करते हैं बातें और देखते हैं प्रश्न। मान लो a इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दे रखा है अपने को। तो आपको क्या देखना होगा यहां से, अगर आपसे पूछे क्या एक ए से बिलोंग करता है क्या? एक ए से बिलोंग करता है क्या? क्या आपसे पूछे जाए 6 7 ए से बिलोंग करते हैं क्या? क्या आपसे पूछा जाए 6 ए से बिलोंग करता है क्या? क्या आपसे पूछा जाए 8 ए से बिलोंग करता है क्या?
क्या आपसे पूछा जाए कर्ली ब्रैकेट में 8 ए से बिलोंग करता है क्या? क्या आपसे पूछा जाए कर्ली ब्रैकेट 8 ए से बिलोंग करता है क्या? तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आसानी से आप दे पाओगे यदि थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो। क्या ये एज इट इज इसके अंदर पाया जाता है? बिल्कुल हाँ सर जी। क्या ये इसके अंदर पाया जाता है? नहीं सर जी। क्या ये इसके अंदर पाया जाता है एज इट इज? जी हाँ, कर्ली ब्रैकेट में 6,7 यस बिलोंग करेगा। क्या ये एज इट इज इसके अंदर है? सर जी वो कर्ली ब्रैकेट में है, नहीं होगा, सॉरी, नॉट बिलोंग्स टू। क्या 8 इसके अंदर उपस्थित है क्या? सर जी 8 नहीं है, कर्ली ब्रैकेट में 8 है, नॉट बिलोंग्स टू। क्या ये इसके अंदर है? यस सर जी बिल्कुल है। क्या कर्ली ब्रैकेट है? नहीं है सर जी, नॉट बिलोंग्स टू। तो ये चीजें दोस्तों आप बात को समझ गए होंगे, निश्चित रूप से बात आपकी समझ में ये चीज आ गई होगी, एकदम मस्ती से बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यानी कि वो अवयव उसके अंदर उपस्थित होना चाहिए। मैं आपसे बात करूं कि जोधपुर जो है क्या राजस्थान से बिलोंग करता है क्या? जी हाँ, जोधपुर राजस्थान के अंदर ही तो है भाई, बिल्कुल बिलोंग करता है। ये जोधपुर क्या है? अवयव है, किसका? राजस्थान का। क्या नागौर राजस्थान से बिलोंग करता है क्या? हाँ बिल्कुल करता है, नागौर राजस्थान से ही तो बिलोंग करता है सर जी। आप कहां से बिलोंग करते हो? गुरुजी मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूं। अगर मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि मैं भरतपुर का रहने वाला हूं, यानी कि मेरे जैसों से मिलकर के भरतपुर बना हुआ है। आई बिलोंग्स टू भरतपुर बोलते हैं ना आप लोग, मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं वहां का अवयव हूं, मैं एलिमेंट हूं वहां का। क्या भरतपुर मुझसे बिलोंग करता है? नहीं सर जी, क्या मजाक कर रहे हो, नहीं करता है। भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता है, यस। राजस्थान जोधपुर से बिलोंग करता है क्या? नहीं, दोनों अवयव हैं, क्या मजाक चल रहा है सर? जोधपुर अलग चीज है, राजस्थान अलग चीज है। जोधपुर अलग चीज है, भरतपुर अलग चीज है, दोनों बिलोंग नहीं करते। जबकि ये दोनों की दोनों राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान यूपी से बिलोंग करता है क्या? नहीं करता ना सर। राजस्थान इंडिया से बिलोंग करता, बिल्कुल करता है, राजस्थान इंडिया से बिलोंग करता है। इंडिया एशिया से बिलोंग करती है, इंडिया पाकिस्तान से बिलोंग करता है क्या? नहीं करता। समझ रहे होंगे बात को, निश्चित रूप से बात समझ में आ गई होगी। बिलोंग्स टू का सिस्टम आप लोगों को समझ में निश्चित रूप से आ गया होगा, कहीं किसी प्रकार की परेशानी का भाव पैदा नहीं हो रहा होगा। एक बार और इस प्रश्न को ध्यान से एक बार देखिएगा, नजर आप लोग डालिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश शाबाश, एकदम बढ़िया, चलिएगा बिल्कुल। बिल्कुल आसानी से आसानी से आसानी से बात को समझ गए हो, आसानी से बात को समझ गए हो दोस्तों। अब इसके बाद आता है समुच्चयों के प्रकारों पर चर्चा हम करेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे प्रकार पढ़ने वाले हैं समुच्चय के, बहुत ही शानदार एक समुच्चय का प्रकार पढ़ रहा हूं। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कौन सा समुच्चय? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय क्या होता है उस बात को समझेंगे। रिक्त समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी सेट। कौन सा समुच्चय? एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, इंग्लिश वाले कहते हैं इसको एम्प्टी सेट। देखो क्या होता है रिक्त समुच्चय? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 0 हो, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? 0 हो। अवयवों की संख्या से मतलब क्या है? ध्यान से देखो, Na होता है, Na, चलो लिख देता हूं, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या 0 हो, अवयवों की संख्या 0 हो, अवयवों की संख्या 0 हो। देखो दोस्तों Na क्या होता है, इस बात को थोड़ा देखिएगा। Na क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। Na का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। जी हां, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
ऑफ सेट ए, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। Na का मतलब क्या होता है? समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। तो मैं यहां से Na बराबर क्या होगा? अगर आपसे क्वेश्चन लिखा जाए यदि A रिक्त समुच्चय है, यदि A रिक्त समुच्चय है, यदि A रिक्त समुच्चय है तो Na बराबर क्या होगा? Na बराबर होगा 0। समुच्चय में कितने अवयव होंगे? 0 अवयव होंगे। मैं कह रहा हूं ना ऐसा भी हो जिसमें कोई भी अवयव ना हो, तो यहां से क्या होगा? अतः Na बराबर क्या होगा? अतः A बराबर क्या हो जाएगा? यहां से खाली, कुछ भी ना पाई, क्या है? एकदम खाली। यहां अगली बात आती है रिक्त समुच्चय को। दोस्तों रिक्त समुच्चय को फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रिक्त समुच्चय को, रिक्त समुच्चय को फाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। रिक्त समुच्चय को फाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। रिक्त समुच्चय को फाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि A बराबर क्या होगा? A बराबर क्या है? फाई हो गया, रिक्त है और रिक्त को क्या लिख सकते हैं? फाई। जी हां दोस्तों, रिक्त समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। जहां कुछ भी ना पाई वही है फाई। जहां कुछ भी ना पाई वही है फाई, और जहां कुछ भी ना पाई वही है फाई। जी हां, रिक्त समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। जहां कुछ भी ना पाई वही है फाई। यानी कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कुछ भी नहीं पाई, कोई भी एलिमेंट नहीं पाया, उसे ही कहते हैं फाई, उसे ही कहते हैं रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब गुरुजी एक एग्जाम्पल दो ऐसा कि जो रिक्त समुच्चय लगने लगे, कि वास्तव में रिक्त समुच्चय हो। चलिएगा एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें क्या हो? रिक्त समुच्चय दिखता हो। A इज इक्वल टू, A क्या है? एक ऐसा है x सच दैट x क्या है? तुमको पता है x ऐसा है 10 से बड़ा है, और यहां पर क्या है? 16। x 16 से तो बड़ा है परंतु 10 से छोटा है। एक ऐसी संख्या सोचो जो 16 से बड़ी हो और 10 से छोटी हो। ऐसी कोई संख्या हो सकती है क्या कि जो 16 से बड़ी हो और 10 से छोटी हो जाए? कि सर जी ऐसी दुनिया में कोई भी संख्या नहीं बनी है जो 16 से 10 से तो छोटी है और 16 से बड़ी है। तो A इज इक्वल टू क्या मिलेगा? खाली। ऐसी कोई भी संख्या ना पाई तभी तो है ये फाई। जहां कुछ भी ना पाई वही है फाई। सर जी ऐसी कोई भी संख्या ना पाई, और जब कोई भी संख्या ना पाई तो क्या आएगा? फाई। जी हां, अवयवों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, जोश और जुनून में कमी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो एक पन्ना लिखा है दोस्तों। एकदम मस्ती के साथ, जोश के साथ समझिएगा। बिल्कुल 0 से एकदम नींव से आगे ऊपर अपने को बढ़ते हुए चलना है। एक एक प्रश्न को तुम सॉल्व कर पाओगे, मेरा ये तुमसे वादा है, मेरा ये तुमसे वादा है। ओके दोस्तों, आज की कथा में इतना ही रखेंगे, फिर आपसे मिलेंगे यहां से आगे चर्चा करने के लिए। आपका अपना रविकांत शर्मा। जय हिंद दोस्तों।